हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का भूगोल का पहला पार्ट। और पहले पार्ट में जो है, और उससे पहले थोड़ा सा हम आपको अपनी बेसिक जानकारी दे दें। तो यूट्यूब चैनल पे यह क्लास जाएगी, और यहाँ पे जो क्लास है वो यूट्यूब चैनल जो है वो हम होंगे कामयाब, ये है चैनल का नाम। और ये है, आप इस पे ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम है जहाँ पे आपको पूरी पीडीएफ और क्लास की जानकारी भी मिलेगी। और ये है आपका व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप भी हम होंगे कामयाब नाम से ही है, जिसे आप लोग ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे क्लास से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होगी। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो भी है उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करते हैं। तो पहले पार्ट का जो शीर्षक है आज का, वो क्या है? संसाधन। ध्यान देंगे आप लोग, संसाधन है शीर्षक पाठ पाठ का, और इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए जानें। आप अपने दैनिक जीवन में घर और आसपास पानी, रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, घरों में बिजली, पंखा आदि आवश्यक वस्तुएं देखते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है यह सब क्या है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह सब क्या है? आपको प्यास लगने पर आप जो जल पीते हैं, घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई साइकिल, रिक्शा या बस, अध्ययन के लिए पुस्तक, बैठने के लिए कुर्सी मेज, ये सभी क्या हैं? एक संसाधन है। और इन संसाधनों से मानव आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो से इसमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आप द्वारा किया गया है, अर्थात इन सभी वस्तुओं में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, क्षमता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो, वह क्या है? संसाधन कहलाती है। यानी एक ऐसी वस्तु जिसकी आपके जीवन में उपयोगिता, जिससे आपकी जो भी आवश्यकताएं है, उन आवश्यकताओं में वह सहयोग प्रदान करे या उन आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वह क्या है? संसाधन है। दूसरे शब्दों में, संसाधन होते नहीं बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता खोज ली। अब आप लोग समझ रहे होंगे, भाई कोयला पहले से ही जमीन के अंदर प्राप्त सुलभ था, लेकिन यह नहीं पता था कि उसको कैसे निकाला जाए। लेकिन मानव बुद्धि का जैसे जैसे विकास हुआ, और उस विकास के क्रम में उसे कोयले का उपयोग पता चला। नहीं तो उससे पहले उसे कोयले की क्या कोयले किस लिए वह उसके लिए आवश्यक है और किस प्रकार वह उसका उपयोग कर सकता है, यह उसको जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे उसको किसी भी वस्तु का धीरे धीरे जो भी जानकारी हुई और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रयोग करने लगा, वह सब क्या हो गई? मानव जीवन के लिए संसाधन के रूप में कार्य करने लगे। ध्यान देंगे अब यहाँ पर, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। समझ गए कि नहीं? जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य
नहीं होता है। जैसे धातुओं, रसायनों, फसलों, वस्तुओं आदि का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि पर्वतीय भाग या मरुस्थलीय क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। किंतु ये सभी क्या है, संसाधन है। अब जैसे पार्क वगैरह है, कहीं कहीं पे पार्क में टिकट वगैरह भी लगते हैं, लेकिन वैसे जो पार्क है तमाम, जहाँ पर आप लोग टहलने जाते हैं, या आप अपने गांव में रहते हैं तो गांव के आसपास जो आपका वातावरण है, वहाँ पे प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, आपको पता ही है। और वो हमारे हमारे द्वारा छोड़े गए या जीव जंतुओं के द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को क्या करते हैं, पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। और मानव जीवन या जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए ऑक्सीजन क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, उसका पेड़ पौधे क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, और वह फिर उसको अवशोषित करके ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो है ये आर्थिक मूल्य इसका नहीं होता है। लेकिन जैसे धातु है, रसायन है, फसल है, वस्तु है, इन सब का क्या होता है, एक मूल्य होता है। जैसे बाजार में आप लोग धातु के तमाम बर्तन वगैरह या जो कुछ भी है, तमाम प्रोडक्ट होते हैं धातुओं के, उसको आप खरीदते हो तो उसका एक मूल्य हो, आप वहाँ पे अदा करते हो। जैसे रसायन है, रसायनों में भी तमाम प्रकार के, जैसे आपके रासायनिक खाद है, या तमाम प्रकार के जो मेडिसिन्स वगैरह हैं, ये सब भी रसायनों से ही बनाए जाते हैं। तो क्या होता है, इसे आप खरीदते हो तो इसका एक मूल्य निर्धारित होता है। जैसे फसल है, फसल के लिए भी आप तमाम प्रकार के जो बीज है, खाद है वगैरह ये खरीदते हैं, या फसल भी, तो इन सब के लिए भी कोई और भी आपके आवश्यक की जो वस्तुएं होती हैं, उनको जब आप खरीदते हो तो भी उसका आर्थिक मूल्य आप अदा करते हो। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, जबकि पर्वतीय भाग या मरुस्थलीय क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं। समझ गए कि नहीं। अब भाई आप पहाड़ों पे टहलने जाते हो, वहाँ आप देखते हो, आपका क्या होता है, एकदम मनोरंजन होता है, आप एकदम खुश हो जाते हो। और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए अच्छे वातावरण का भी होना जरूरी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको स्वस्थ वातावरण भी मिलता है, जिससे आपका मन खुश रहता है। इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है, किंतु ये सभी क्या है, संसाधन हैं। अब यहाँ पर हमें अगली जो हेडिंग है आपके, संसाधन के प्रकार। सामान्यतः संसाधन को प्राकृतिक और मानव निर्मित और मानव संसाधन ये के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी 3 प्रकार से, यानी प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव खुद अपने आप में क्या है, एक संसाधन है। तो हम देखेंगे संसाधन के बारे में थोड़ा सा, यहाँ पे आगे ध्यान देंगे। पहला जो है ये आपका क्या है, संसाधन, यानी प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में मतलब जो हमें स्वतः प्राप्त हो, उसे उसमें मानव का किसी प्रकार का सहयोग न हो, वो हमें, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे जल, जल क्या होता है, हमें नदी से, जमीन से, या समुद्र से, या तालाब से, इससे जल प्राप्त होता है, उसे मनुष्य तो बनाता है नहीं। तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन। सूर्य का प्रकाश, जाहिर सी बात है, सूर्य का प्रकाश तो मनुष्य बनाता नहीं है, ये हमें स्वतः प्राप्त होता है। खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ जो है वो जमीन के अंदर से निकाल करके प्राप्त किया जाता है, इसमें भी मनुष्य कोई सहयोग नहीं करता है। तो और वन, पेड़ पौधे आप समझ ही रहे हो, मृदा, मिट्टी आदि, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है। अब मानव निर्मित संसाधन क्या है, जैसे मानव संसाधन में घर, घर जब तक बनाओगे नहीं तब तक कहाँ से होगा घर, घर तो बनाना ही पड़ेगा ना आपको रहने के लिए। तो घर हो गया। जनसंख्या एवं योग्यता, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन आपका जो है, शादी विवाह के बाद जो जनसंख्या वो होती है, बढ़ती है। और आपकी क्वालिफिकेशन यानी पढ़ाई लिखाई, ये सब क्या है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो है, तो जैसे विद्यालय वगैरह है, तो इन सब के निर्माण में भी, तो ये मानव निर्मित संसाधन है। सड़क, जैसे सड़क भी मानव, पुल भी, और मानसिक और शारीरिक, ये सब है। जैसे विद्यालय क्या है, विद्यालय भी है। और अस्पताल, अस्पताल मानव निर्मित है। मशीनें, बांध, कारखाने आदि, ये सब क्या है, ये सब
मानव निर्मित संसाधन है। अब तीसरी पॉइंट पे आते हैं हम लोग, मानव संसाधन। मानव खुद अपने आप में क्या है, एक संसाधन है। समझ गए कि नहीं? मानव अपने आप में भी खुद एक संसाधन है। यहाँ पर ध्यान देंगे, जनसंख्या एवं योग्यता मानसिक और शारीरिक। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन यहाँ पर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिलते हैं। समझ गए कि नहीं? ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिलते हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है। समझ गए कि नहीं? बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है। जैसे पेड़ों से फल लगता है, आप आराम से उसे खाते हैं, और प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें पर्यावरण में सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप भी कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के नाम बता सकते हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे ऐसे संसाधनों के नाम। और आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर। प्राकृतिक संसाधनों को सामान्यतः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी प्राकृतिक संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या है, नवीकरणीय, और दूसरा क्या है, अनवीकरणीय। तो हम लोग आगे देखेंगे। पहले तो हम नवीकरणीय संसाधन देखेंगे। ध्यान देंगे आगे। नवीकरणीय संसाधन तो हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना। प्राकृतिक संसाधन में कि जैसे क्या है, देखो अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये जो है प्राकृतिक संसाधन क्या है, ये पेड़ पौधे, वन वगैरह, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है। अब ये जल है, डैम देख रहे हो आप। ये डैम जो है ये मानव निर्मित संसाधन है, लेकिन ये जल क्या है, जल जो है प्राकृतिक संसाधन है। आ गई बात समझ में? तो ये जो है आपका ये डैम है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, जल क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन, और डैम क्या हो गया, मानव निर्मित संसाधन। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे फिर। यहाँ पर ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है। असीमित मतलब जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है, वह एकदम बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है। समझ गए कि नहीं इस बात को? यानी ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है और जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत मतलब उसे पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, हवा यानी पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन है। अब जैसे सूर्य से क्या है, सोलर जो पैनल होता है, सोलर पैनल से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पवन के द्वारा पवन चक्कियाँ तमाम होती हैं, जिनके द्वारा भी हम बिजली, एयर, हवा चलती है। तो ये सब क्या है, ये कभी भी समाप्त न होने वाले संसाधन है। अतः इन्हें अक्षयशील संसाधन, इनएक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। समझ गए कि नहीं? ये सब क्या है, असीमित मात्रा में, यानी इनकी कोई गणना नहीं है। ये इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, इनकी कोई गणना नहीं है। मनुष्य इनका उपयोग चाहे जितनी मात्रा में करे, इनकी मात्रा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि मानवीय क्रियाकलापों से ये संसाधन दूषित हो सकते हैं। समझ गए कि नहीं? मानवीय क्रियाकलापों से ये दूषित हो सकते हैं, लेकिन समाप्त नहीं। जैसे सूर्य क्या है, सूर्य का तो इसे हम सही तरीके से उपयोग करेंगे, नहीं तो अगर सही तरीके से नहीं तो वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। जैसे वायु प्रदूषण, ध्यान देंगे आप लोग। जैसे वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। जाहिर सी बात है, अगर वायु के द्वारा हम जो उपयोग कर रहे हैं, पवन चक्की वगैरह चलती है वायु के द्वारा ही, और वायुमंडल में हम तमाम प्रकार की जो विषैली गैसें जो
इंडस्ट्री वगैरह के द्वारा हम यानी फैक्ट्रियों के द्वारा जो धुआं के रूप में गाड़ी मोटर वाहन के द्वारा, तो ये क्या होता है, वायु में जाकर के ये सब मिलते हैं, जिनमें तमाम विषैली गैसें होती हैं। जिसमें का एक प्रमुख जो गैस होती है वो CO2 होती है, और दूसरी क्या होती है, CO होती है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तमाम प्रकार की और भी तमाम, सल्फर है, सीसा है, जो कि वायुमंडल में वाहनों के द्वारा वायु में जाकर के मिल जाते हैं, जो हमें श्वसन क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन, ध्यान दोगे आप यहाँ पर, कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं। जैसे पौधे को लगाकर हम वन संसाधन को बढ़ा सकते हैं, समझ गए कि नहीं, पौधे को लगा करके हम वन संसाधन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, नवीकरणीय संसाधन। अब अगला जो है अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इन्हें भी जाने। कुछ संसाधनों की प्राप्ति सभी जगह होती है, उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश एवं वायु। सर्वव्यापी यानी ये ब्रह्मांड में जितने भी हैं लगभग ग्रह, सूर्य के उन पर सूर्य का प्रकाश लगभग पहुंचता है। लास्ट के कुछ ऐसे हैं जहां पर कि उतनी मात्रा में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो यानी सर्वव्यापक है, यानी सभी जगह लगभग, खास करके सर्वव्यापक से तात्पर्य हमारी पृथ्वी से है संबंधित, यानी पृथ्वी के लगभग सभी भागों पर ये पहुंचती है, क्या, सूर्य का प्रकाश और वायु। जबकि कुछ संसाधन किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, उन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं। ध्यान दोगे आप लोग यहाँ पर, स्थानिक संसाधन। जैसे धातुएं, भाई हर प्रकार की धातु हर जगह नहीं पाई जाएगी, किसी एक विशेष एरिया में ही उस प्रकार की धातु पाई जाती है। जैसे उपजाऊ भूमि, अब उपजाऊ भूमि हर जगह थोड़ी पाई जाएगी, खास करके दोआब क्षेत्र में जो कि बहुत अधिक उपजाऊ क्षेत्र होगी, और मरुस्थलीय क्षेत्र में वह उपजाऊ नहीं होगी, या पथरीली जगहों पे वह उपजाऊ नहीं होगी। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल यानी पास्ट टाइम में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, उसे हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में यानी पास्ट टाइम में, यानी जो पूर्व में निर्मित हुए तथा जिनका भंडार क्या है, सीमित मात्रा में है, वो क्या है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो ध्यान देंगे हम लोग आगे। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रकृति में उपलब्ध धातुएं और जीवाश्म मतलब समझ रहे हो कि नहीं, जीवाश्म का मतलब होता है जीवों के अवशेष, ईंधन, जीवाश्मी ईंधन, ईंधन मतलब जो भी हम ईंधन के रूप में जैसे मोटर वाहन वगैरह में या चूल्हे में लकड़ी वगैरह जलाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। गाड़ी मोटर में जो पेट्रोल है, डीजल है, ये सब जो CNG वगैरह है, ये क्या है, जीवाश्मी ईंधन है। ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, मतलब एक, क्योंकि यह प्रकृति में क्या सीमित मात्रा में है, इसे हम कुछ समय के बाद हम ऐसे ही अगर दोहन करते रहे या इसका प्रयोग करते रहे तो कुछ समय पश्चात क्या होगा, यह समाप्त हो जाएगा। और इसके बनने का जो प्रोसेस होता है वो हजारों वर्षों में बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में तब तक बीच में अगर यह सुलभ नहीं हुए तो मानव जीवन की तमाम जो गतिविधियां हैं वह क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी, और विकास कार्य वह उतनी तेजी गति से नहीं हो पाएगा। इसलिए इन पर निर्भर होने के लिए बार बार वैज्ञानिक जो है वो मना करते हैं। कोई ऐसा विकल्प वही अनवीकरणीय, जैसे सौर है, जब तक भाई पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश है तब तक तो सौर ऊर्जा से हम ऊर्जा प्राप्त कर ही सकते हैं, समझ रहे होंगे आप। और जब तक हवा है पृथ्वी पर तब तक हम पवन चक्की वगैरह के द्वारा भी बिजली पैदा कर सकते हैं। तो क्योंकि ऐसे संसाधनों के पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। कौन से संसाधन,
जैसे ये कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी वगैरह, ये सब क्या होता है, ऐसे संसाधनों को पुनर्निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। मानव कितने साल, जो मानव की जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 100 वर्ष तक जीते हैं, कुछ ही लोग जीते हैं। औसत देखा जाए तो 65, 60, 65, 70, इससे ज़्यादा लोग नहीं जीते हैं। इसलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है, नहीं तो भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। भावी पीढ़ी का मतलब आने वाली पीढ़ी को वह क्या होगी, सुलभ नहीं, या मतलब उपलब्ध नहीं हो पाएगी। अब अगली हेडिंग हम देखते हैं, मानव निर्मित संसाधन। ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर, जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मतलब जैसे लकड़ी है, मूल रूप, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर, मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है तो वह मानव निर्मित कहलाता है। जैसे क्या, जैसे लकड़ी है, लकड़ी का हम लोग क्या करते हैं, उसके अपने आवश्यकता के अनुसार उसका आकार देते हैं। जैसे कुर्सी बनाना है तो कुर्सी बना लिए, मेज बनाना है तो मेज बना लिए, दरवाज़ा बनाना है या खिड़की बनाना है, तो जो भी हमें जिस रूप में हमें बनाना होता है, हम उस रूप में उसे, मूल रूप क्या होता है लकड़ी का भाई, वह एक पेड़ की अवस्था में होता है, पेड़ होता है, लेकिन हम उसे काट करके तमाम छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करके हम उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे डिजाइन कर लेते हैं। आइए जाने लौह खनिज। ध्यान देंगे आप लोग, उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। आपको पता ही है, मानव तब तक उसे लोहा का ज्ञान जब नहीं था तो वह क्या था, वह संसाधन के रूप में नहीं था। और प्रकृति में तमाम ऐसे अभी भी वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग करना नहीं जानते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, किसी योग्य नहीं है, वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। जैसे ही हम उन वस्तुओं का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करने लगेंगे, वो क्या बन जाएंगे, हमारे लिए संसाधन बन जाएंगे। आ रही होगी, में लग रहा है मेरी बात आप लोगों को समझ में। और आगे हम लोग ध्यान देंगे, जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग जब लौह खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए तो इससे पुल, बांध, सड़क, वाहन, दैनिक जीवन के काम आने वाली वस्तुएं बनाने लगे। किससे, लोहा से। लोहा से क्या बनता है, पुल भी बनता है, देखते हो बड़े बड़े पुल, बांध जो डैम होते हैं, और सड़क, तमाम सड़क भी, सड़क के जो अंडरपास या ओवरब्रिज ऊपर से जो बनाए जाते हैं तो वो भी होता है। वाहन, तमाम व्हीकल, अब देख ही रहे हो जो वाहन है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब में लोहे का प्रयोग होता है। दैनिक जीवन के काम आने वाले, जैसे आपके खिड़की है, दरवाज़ा है, आपके बर्तन हैं, इन सब से क्या होता है, लोहे से भी तमाम प्रकार के बनाए जाते हैं। जैसे आपके चाकू वगैरह हैं, आपके किचन की तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोहे से बने हुए होते हैं। तो ये सब क्या हो गई, जीवन में काम आने वाली वस्तुएं बनाने लगे। इस प्रकार अब लोहे से निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन है। यानी लोहा अपने मूल अवस्था में तो आप जानते ही हो कि वह चूर्ण अवस्था में होता है, जिसको उसको परिष्कृत कर करके, निकाल करके उसको हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप ढाल लेते हैं। अब ध्यान देंगे, मानव निर्मित संसाधन जो है, अब तमाम देखो यहाँ पर ये तमाम मानव निर्मित संसाधन, ये बांध है, ये आपका है, ये डैम, ये तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं, ये आपका बांध है। देख रहे हो ना आप, मानव निर्मित बांध, ये डैम, और ये जल क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन, और ये डैम क्या हो गया, मानव निर्मित संसाधन। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से बात। अब हम आगे चलते हैं, मानव निर्मित संसाधन। आप अपने परिवेश में उपयोग की जा रही मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए। आप वैसे तमाम प्रकार की सूची बना सकते हैं अपने संसाधन के रूप में। जैसे आपका ट्रैक्टर है, लोहे का ही बना होता है।
जैसे तमाम मोटर गाड़ियाँ हैं, आपकी मोटरसाइकिल है, साइकिल है, घर में चाकू है, कुछ बर्तन भी ऐसे हैं जो कि किससे बने होते हैं, वो मानव निर्मित होते हैं। तो मानव संसाधन तकनीकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। यहाँ पे इसे आप लोग ध्यान दोगे क्या कि मानव संसाधन तकनीकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि मानव भी तो उसके यहाँ पर आगे थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल, तकनीकी उपलब्ध हो। अब जाहिर सी बात है, एक मकान बनाने वाले आदमी को आप पढ़ने लिखने का कार्य दे दोगे तो वह कर पाएगा क्या? या एक पढ़े लिखे व्यक्ति को आप भवन निर्माण का कार्य दे दोगे तो क्या वह कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। एक मोटर वाहन बनाने वाले को घड़ी बनाने का काम दे दोगे तो वह नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस विशेष क्षेत्र में उसे क्या होता है, वह विशेष योग्यता धारण करता है, और विशेष योग्यता धारण करने के कारण वह क्या होता है, वह एक संसाधन के रूप में उस क्षेत्र में कार्य करता है। जैसे भवन निर्माण का राजमिस्त्री वगैरह, लेबर वगैरह हैं, तो ये क्या है, उस क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है, विशेष योग्यता धारण की है, और वो उसके लिए क्या है, एक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। अब ड्राइवर क्या है, बस चला रहा है, वो एक क्या है, संसाधन के रूप में है। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर क्या है, एक संसाधन है। शिक्षा के लिए एक टीचर क्या है, संसाधन है। और लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। मेरी बात लग रहा है आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। यानी स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर, शिक्षा के लिए टीचर, और मोटर वाहन वगैरह जो बिगड़ गए तो उनके लिए जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, मैकेनिक, वो हो गए। तो क्या आप जानते हैं, भारत सरकार के अधीन शिक्षा मंत्रालय है। भारत सरकार के अधीन क्या है, शिक्षा मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय की स्थापना लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए की गई। समझ गए कि नहीं? यानी कौशल का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में आप जो है विशेष योग्यता, यानी उस क्षेत्र का, उस फील्ड का आपको जानकारी अच्छी तरह से हो। तो इससे स्पष्ट होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आप भी अपने देश के लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। कोई भी व्यक्ति अपने देश के लिए क्या होता है, बहुमूल्य एक संसाधन ही होता है। समझ गए कि नहीं? उस देश के विकास में वहाँ पर मानव का बहुत बड़ा योगदान होता है, और मानव संसाधन न हो तो वह देश क्या होगा, उतनी तेजी गति से विकास नहीं कर पाएगा। मशीनीकरण इतना होने के बाद भी बिना मानव के तमाम प्रकार के मशीन भी चलाने के लिए तो इंसान चाहिए, और इंसान मशीन चलाएगा जभी तो मशीन चलेगी। ये तो है नहीं कि हाँ, बस फ़र्क इतना हो सकता है, जहाँ एक कार्य को करने में 100 मनुष्य लगते थे या आदमी उस कार्य को करते थे, मशीन उसमें अकेले ही कार्य करेगी, और उसमें मुश्किल से 10 आदमी उसमें उस मशीन को ऑपरेट करेंगे। तो ये हो सकता है, लेकिन तकनीकी को भी चलाने के लिए, टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करने के लिए कौन चाहिए, मानव चाहिए। मानव अपने आप में खूब इसलिए संसाधन है। कल्पना कीजिए, यदि पृथ्वी का सारा जल सूख जाए, सारे वृक्ष कट जाए तो क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। सारा वृक्ष कट जाए और सारा जल सूख जाए तो फिर मानव जीवन क्या संभव है पृथ्वी पर? क्या, कतई नहीं, क्योंकि जल के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। और वृक्ष का के मुख्य कार्य, सबसे बड़ा कार्य तो ये है कि जो भी कल कारखानों के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा, मनुष्य क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से उसके उत्सर्जित होती है और ऑक्सीजन को वह ग्रहण करता है। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। तो इस प्रकार से वनस्पति और जीवों के बीच का जो बैलेंस होता है वो बना रहता है। अब अगर अधिक मात्रा में हम पेड़ पौधे काटेंगे और जीवों की संख्या अधिक बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, जीवों की संख्या अधिक हो जाएगी तो वायुमंडल में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इससे क्या होगा
क्या मानव जीवन सही तरीके से हो पाएगा, या जीवन संभव हो पाएगा? जीव जंतु पृथ्वी पर सही तरीके से रह पाएंगे? नहीं, कभी नहीं रह पाएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पृथ्वी पर जल क्या है? जल सूख जाएगा तो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ नहीं होंगी, ये भी तो है, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ नहीं होगी। और तमाम जो जंगली जीव हैं वो बिन पानी के क्या होंगे? मर जाएंगे। और जब जीव ही मर जाएंगे, जीव जंतु ही मर जाएंगे और सारे वृक्ष कट जाएंगे, तो क्या संभव है पृथ्वी पर जीवन? नहीं, क्योंकि अभी तक पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा हमारा ग्रह है जहाँ पर कि जल और पेड़ पौधे वनस्पतियों के कारण जीवन संभव हो पाया है। अब तक ज्ञात स्रोतों के द्वारा कोई ऐसा ग्रह प्लेनेट की खोज नहीं की गई है जहाँ पर कि जीवन संभव हो। अभी जो चंद्रयान मिशन भेजा गया है, चंद्रयान 3, वो भी तो इसी उद्देश्य से भेजा गया है कि क्या वहाँ पर जीवन संभव है। वहाँ पर पानी की ही खोज सबसे जो मूल जो खोज है, वहाँ पर क्या है? पानी की खोज है। और वहाँ पर किस प्रकार की धातुएं हैं और किस प्रकार के वहाँ पे गैसेज हैं, तो इन सब की जानकारी लेने के लिए ही हम भारत सरकार के द्वारा चंद्रयान मिशन 3 भेजा गया है। अब तो आगे आइए समझें। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के बिना क्या जीवन संभव है? नहीं, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के अभाव में जीव जंतु, वनस्पति एवं स्वयं मानव जाति का जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं हैं तो एक दिन वे भी हमारे लिए दुर्लभ हो सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन में कौन से? कोयला है, पेट्रोलियम है, तमाम जो पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल वगैरह ये सब जो है, तो ये सब क्या है? ये अनवीकरणीय संसाधन है जो कि क्या होंगे? बहुत, अगर हम सही तरीके से इनका उपयोग नहीं किए तो बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। और जब ये समाप्त हो जाएंगे तो इनका प्रोसेस कितने दिनों में होता है? हजारों साल में होता है। और मानव जीवन का जो कार्यकाल है वो कितने का है? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। तो ऐसी स्थिति में 1000 साल और 100 साल में कितने का अंतर हो गया? बहुत लंबा गैप है। ऐसी स्थिति में तब तक मानव जीवन की जो तमाम विकासात्मक कार्य हैं वो रुक जाएंगी। इसीलिए अनवीकरणीय संसाधन की जगह पर नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण यानी समझदारी से उपयोग को ही हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दोगे आप लोग। यानी जो ये है संसाधन संरक्षण की जो है लाइन, इसे हम क्या? संसाधनों के विवेकपूर्ण यानी बुद्धिमानी से, ज्ञान पूर्वक। ये नहीं है कि हमने कोयला, हमें एक किलो कोयले में अगर हमारे घर का पूरा खाना पक जा रहा है तो हम 5 किलो के कोयला जला करके रख दिए, या लकड़ी है, या जो भी है आपके पास ईंधन वगैरह है, या पेट्रोल है, तो उसका भी हम मशीनों में चाहते हैं क्या? मोटर वाहन वगैरह में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज दे, तो जिससे हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें। तो ये क्या हो गया? ये सब जो है कार्य हैं ये संसाधन संरक्षण का है। ध्यान रहे, मानव संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है। समझ गए कि नहीं? यानी उसको रोकना नहीं है, लेकिन बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी, समझ गए कि नहीं, कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके। ऐसे विकास क्या कहलाते हैं? सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाते हैं। समझ गए कि नहीं? बल्कि उपयोग करना है वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी इनसे लाभान्वित हो सके। यानी हमें इस प्रकार से उसका उपयोग करना है कि हम तो उसका फ़ायदा उठा ही रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी भी उसका फ़ायदा उठा सके। तो आगे हम लोग देखेंगे सतत पोषणी विकास के क्षेत्र।
पृथ्वी की जीवन शक्ति, ध्यान दोगे आप लोग, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। भाई पृथ्वी के अंदर जो भी है, अगर हम उसका बहुत तेजी गति से दोहन करने लगेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी अंदर से खोखली सी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसके अंदर की जो प्लेटें हैं वो इधर उधर होंगी तो क्या होगा, भूकंप वगैरह आने की संभावना। और जब भूकंप आएगा तो तमाम मानव जीवन की को क्षति उत्पन्न होगी। तो प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यून करना, यानी प्रकृति के जो पेड़ पौधे हैं जो भी हैं और कोयला वगैरह जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनका हम क्या करें, कम से कम मात्रा में उपयोग करें। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, यानी व्यक्तिगत व्यवहार जो है आपका क्या होना चाहिए, पर्यावरण के प्रति सस्टेनेबल यानी सतत विकास वाली भावना होनी चाहिए, यानी हम उसका न्यूनतम मात्रा में उपयोग करें। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, यानी आपके अपने समाज के या आपके आसपास के लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी देना, ताकि उसका हम बहुत कम मात्रा में यानी अपने हम न्यूनतम मात्रा में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, यानी मानव में क्या है, कौशल विकास को बढ़ावा देना, ताकि उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है उसमें विशेष योग्यता धारण करे और वह अच्छी तरीके से कार्य करे, जिससे कि प्रकृति का संरक्षण हो सके। क्या आप जानते हैं, नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पर जो है अगली हेडिंग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम शॉर्ट में यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ने 25 सितंबर 2015 को, ध्यान दोगे आप, 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2013 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। ध्यान दोगे आप लोग, यहाँ पर जो 17 लक्ष्य क्या क्या हैं, इन संकल्पों को पूरा करने हेतु भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान की है। इन लक्ष्यों में 5P से पर बल दिया गया है। पी फॉर लोग यानी पीपल, P फॉर प्लेनेट यानी ग्रह, P फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि, P फॉर पीस मीन्स शांति, और P फॉर पार्टनरशिप यानी भागीदारी, यानी 5P पर बल दिया गया है। यानी इस प्रकार से, यानी लोग जो हैं और इस ग्रह का भी और समृद्धि जो है, शांति और भागीदारी में क्या हो, सभी लोगों का बराबर ऐसा सहयोग हो कि जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए कोई समस्या उत्पन्न न हो। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय, ध्यान दोगे आप लोग, संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय ये है आपका केस यानी UNFCCC के समक्ष भारत ने जलवायु पहल योजना 2 अक्टूबर, ध्यान दोगे आप लोग, 2 अक्टूबर 2015 को सौंपी, जिसमें भारत ने वर्ष 2020 तक अपनी 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मी स्रोतों, गैर जीवाश्मी यानी जो जीवाश्म यानी जीवों के अवशेष से जो उत्पन्न नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, गैर जीवाश्मी। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा में क्या जीवाश्म किसी प्रकार के जीव यानी जीव जंतु या पेड़ पौधों का है योगदान, नहीं है। तो ये पवन हवा जो है पवन ऊर्जा, और जल विद्युत ऊर्जा यानी जल जो है जो डैम वगैरह बना करके जल छोड़ा जाता है। बायोमास, बायोमास क्या है, जो गोबर वगैरह होता है। और परमाणु ऊर्जा, परमाणु में यूरेनियम थोरियम वगैरह जो होती है, तो इन सब से प्राप्त करने का वचन दिया है। तो आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। इसमें किसी प्रकार की कहीं भी कोई समस्या हो तो उसे आप लोग हमें ज़रूर अवगत कराएंगे, और कोई कहीं पर त्रुटि हुई हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और ये रहा आपका अभ्यास प्रश्न जो है, यानी पहला जो है संसाधन किसे कहते हैं, तो संसाधन ये रहा आपका, एक वस्तु या पदार्थ जिसमें मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो
वह क्या कहलाता है? संसाधन कहलाती है। तो अब दूसरा जो प्रश्न है, अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं? ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हों उन्हें नवीकरणीय संसाधन या अक्षयशील संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि। तो इसी प्रकार से ये सब प्रश्न है, इसे आप लोग PDF मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जिसे आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके कर लेंगे। और जो भी डाउट है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे और हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और एक बार फिर आपसे पुनः हम अगली क्लास में मिलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग और ध्यान देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये चैनल आप लोगों के बीच में बना रहे और आपके जो भी आवश्यकताएं हैं पढ़ाई से रिलेटेड, उनकी यह पूर्ति चैनल कर सके। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर इस पर ध्यान देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, बाय।